Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government Women's College, बीकानेर। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक गैस थ्योरी। पिछले टॉपिक में हमने गैस लॉज के बारे में पढ़ा था और आर की वैल्यू निकाली थी। आज हम इसके आगे का टॉपिक काइनेटिक गैस थ्योरी या गैसों का अणुगति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं जो अभिग्रहित हैं। क्या है काइनेटिक थ्योरी के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट से अभिग्रहित को पढ़ेंगे। ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले प्रपोज की थी डी बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने, और इस थ्योरी को बाद में क्लॉसियस, वंडरवॉल, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल इत्यादि ने इसको विकसित किया था। अब हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी है इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं और एक गैस के अणु समरूप होते हैं परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। That is, every gas is made of extremely small particles called molecules which are dispersed in a lot of vacant space. Second postulate क्या कहता है कि the volume of gas molecules is negligible in comparison to the total volume of gas. गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के संपूर्ण आयतन का मतलब क्या है? ये वह आयतन है जिसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, उसे हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है नंबर थर्ड, वो क्या कहलाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल्स। गैस के जो अणु हैं वो ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतया प्रत्यस्थ कण माने जाते हैं। These molecules are elastic in nature. There are no forces of attraction or repulsion in between the gas molecules. इन गैस अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण बल होता है। कणों के पारस्परिक टक्कर में गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। There is no loss of kinetic energy during the collision between the molecules. यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका किसी भी तरह से लॉस नहीं होता है। ये जो पोस्टुलेट है ये हम जब डेरिवेशन करेंगे तो ये पोस्टुलेट हमारा उसमें भी काम आएगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, गैस के अणु निरंतर सीधी रेखाओं में विचरण करते हैं, आपस में अथवा पात्र की दीवारों से टकराकर ये अपनी दिशा बदल लेते हैं परंतु अणुओं के वेग समान नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेट लाइन and change their path after colliding with each other or with the walls of container, but the velocity of all the molecules are not same. अणुओं का जो वेग है, सभी अणुओं का जो वेग है वो कभी भी समान नहीं होता है। वेग जो है वो क्या होता है, बदलता रहता है। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट है जो कि प्रेशर के बारे में बताता है कि गैस का जो प्रेशर है उसके मॉलिक्यूल्स का वेसल की दीवारों पर किए गए प्रहारों या हिट्स का परिणाम है। दैट इज़, प्रेशर ऑफ द गैस इज़ द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो गैस का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो किस कारण से उत्पन्न होता है कि जब गैस के अणु आपस में टकराते हैं या जिस पात्र में गैस को भरा हुआ है उससे जब उसकी दीवारों से जब टकराते हैं तो एज अ रिजल्ट प्रेशर डेवलप होता है। यानी कि जो गैस का जो दाब है गैस के अणुओं के आपस में और पात्र की दीवारों से टकराने से उत्पन्न होता है। The effect of gravity is negligible on the velocities of molecules. अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। लास्ट है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, दैट इज़ एब्सोल्यूट
that is kinetic energy of the gas molecules is proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है, अतः अणु की औसत ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। दैट मीन्स कि द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो अभी देखिए ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं, पॉस्टुलेट्स इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं इसके काइनेटिक थ्योरी के, क्योंकि ये हमेशा हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, चाहे हम इसका डेरिवेशन करें, चाहे आपके एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपको पॉस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं। तो जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो इसके मेन पॉस्टुलेट्स हैं वो यही कहते हैं कि जो गैस जो है वो छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनसे बनी हुई होती है। मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है, नेग्लिजिबल होता है। और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और जो उनकी कोलिजन है वो कैसी होती है? इलास्टिक होती है नेचर में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मेन इसके पॉस्टुलेट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो अब हम इसका काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसको हम डिराइव करते हैं। और इसको डिराइव करने के लिए हम ये मानते हैं, ये देखिए इसका डायग्राम है, इसके अंदर हमने ये एक क्यूब है, क्यूबिकल वेसल है, जिसके अंदर की हमने गैस भरी हुई है। और हम ये मानते हैं यहाँ पर कि गैस जो है, मानते हैं कि जो गैस भरी हुई है उसके n मॉलिक्यूल्स हैं, और जो इसके जो किनारे हैं क्यूब्स के, वो उनकी जो लंबाई है वो L सेंटीमीटर के बराबर है। और जो पात्र में जो भरी गैस है उसका जो RMS वेलोसिटी है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है जिसका जो वेलोसिटी है उसको तीन उसमें एक्सेस इसके अंदर बांटा हुआ है। ये देखिए XYZ वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हैं और वो तीनों एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं। तो जो वेलोसिटी है और उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? ये वाली रिलेशनशिप है C² इज़ इक्वल टू X² प्लस Y² प्लस Z²। तो ये मानते हुए हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम ये मानते हैं, सपोज़ ये एक मॉलिक्यूल है जो कोलॉइड करता है फेस M और N के बीच में। ये देखिए ये हमारा है, ये क्यूब है हमारा, और ये फेस M और फेस N है, और मॉलिक्यूल इसके बीच में कोलॉइड कर रहा है। और जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का है टुवर्ड्स M। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें मोमेंटम निकालना है। तो देखिए कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन विद द वॉल इज़ इक्वल टू mx, और मोमेंटम है संवेग। तो संवेग टक्कर से पहले कितना होगा? mx होगा, और टक्कर के बाद क्या होगा? -mx होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो टक्कर है वो कैसी है? पूर्णतः प्रत्यस्थ है, यानी कि कोलिशंस जो हैं वो क्या हैं? इलास्टिक हैं। तो इसलिए ये -mx होगा, और एक कोलिशन के बाद में जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? mx माइनस mx, दैट इज़ इक्वल टू 2mx हो जाएगा। और हमें पता है कि जो दोनों फेसेस हैं, ये दोनों फेसेस जो हैं M और N, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था क्या है? L सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो दूरियां हैं, दीवारों के मध्य की जो दूरी है M और N के बीच में, अगर वो L सेंटीमीटर है तो N दीवार से टकराने के लिए अणु कितनी दूरी तय करता है? L सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो इसलिए 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? x/L हो जाएगी। और चूंकि एक कोलिजन में होने वाला जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 2mx है, तो पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mx इंटू x/L, दैट इज़ इक्वल टू 2mx² तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल के y और z कंपोनेंट्स के लिए
पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम जो है वो ये हो जाएगा 2my² अपॉन एल एंड 2mz² अपॉन एल। तो अब पर सेकेंड मोमेंटम में जो टोटल चेंज होगा उसको हम ये लिख सकते हैं 2mx² अपॉन एल प्लस 2my² अपॉन एल प्लस 2mz² अपॉन एल। यहाँ हमने 2m अपॉन एल कॉमन ले लिया तो बच गया x² प्लस y² प्लस z²। नाउ ये जो तीनों अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि c² किसके बराबर था, x² प्लस y² प्लस z² के बराबर, तो हमने इसको c² से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास में इक्वेशन आ गया 2mc² अपॉन एल। अब चूंकि हमारे पास में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर n मॉलिक्यूल्स विल बी 2mc² अपॉन एल। और जैसा कि हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या बताता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, और फोर्स किसके बराबर है हमारा यहाँ पे 2mc² अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो P जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू है ये हमने अभी निकाली है, देखिए दैट इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन एल डिवाइडेड बाय 6l²। क्यों, क्योंकि 6l² इसलिए है क्योंकि कितनी क्यूब की कितनी वो होती हैं 6 वॉल्स होंगी, तो इसलिए इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6l² हो जाएगा। एरिया ऑफ द 6 साइड्स ऑफ क्यूब कितना होता है 6l² होता है। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास में ये आ गया PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, अणुगति समीकरण कहलाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समीकरण है ये। अब इस समीकरण को हम अलग अलग दूसरे फॉर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू c², इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको P इज इक्वल टू 1/3 d इंटू c² से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। d क्या है यहाँ पर, डेंसिटी है, और m जो है क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, d डेंसिटी हो गया है, और इसको जो फाइनल इक्वेशन है इसको हम PV इज इक्वल टू 1/3 mc² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन जो डिराइव करी है PV इज इक्वल टू 1/3 mc², ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें याद रखनी है, क्योंकि इस इक्वेशन की सहायता से हम जो हमने अभी जो गैस लॉज जो पढ़े थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, उन सारे लॉज को हम इस इक्वेशन की सहायता से डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।